नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी सिंपल बैंड ब्रेक के बारे में। तो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक है क्या? तो इसकी जो डायग्राम अगर हम देखेंगे सिंपल बैंड ब्रेक से अलग है। वो किस तरह से अलग है? यहाँ पर हमारे पास एक व्हील ड्रम होता है जिसके ऊपर हमें ब्रेक को अप्लाई करना है। बीच में इसके ये शाफ्ट दिखाई गई है। यहाँ पर ये जो है ये शाफ्ट है, ये जो सेंटर में है, और ये इसके जो चारों तरफ व्हील ड्रम है जो इस शाफ्ट के साथ अटैच है। यहाँ पर एक बैंड होता है जो इसके ऊपर से गुजरता है और इसके कुछ पार्ट को लैप करता है। ये बैंड हमारा 1 और मोर रोप्स का बना हो सकता है या फिर स्टील लाइनिंग इसके अंदर लगाई जाती है। फ्रिक्शन लाइनिंग का यूज किया जाता है। मेन काम क्या करना है, हमें यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट करना है इस बैंड के थ्रू, ताकि इसके मोशन को हम रोक सकें। मान लेते हैं इस समय इसका मोशन जो है क्लॉकवाइज होगा, यानी कि क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा, तो इसको हमें रोकना है इस बैंड की हेल्प से। तो डिफरेंशियल जो बैंड ब्रेक है उसके अंदर जो लीवर होता है इस तरह का लगा होता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट हम बोल देते हैं, और ये फलक्रम पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट जो है ये फलक्रम पॉइंट है, यानी कि यहाँ से जो है आप इसको पाइवोटेड करते हैं इस तरह से। और एक ये पॉइंट होता है, इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी पॉइंट नाम दे देते हैं, जहां से ये बैंड जो है अटैच होता है इस तरह से। और यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर ओ ए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक का पाइवोटेड सेंटर तक का हम डिस्टेंस लें, इसको तो हम लेंथ एल ले लेंगे, और इसी ओ से यहाँ ए तक का अगर हम डिस्टेंस लें तो इसको हम मान लीजिए ए बोल देते हैं, स्मॉल ए। तो ये जो है ज्यादा होता है, ओ ए जो है ओ बी से ज्यादा होता है, और ये हमें ज्यादा रखना पड़ता है अगर आप पी फोर्स को नीचे की तरफ अप्लाई करना चाहते हैं। किस तरह से आप फोर्स अप्लाई करें और ये बैंड ब्रेक हमारी एक्टिव हो जाए? अगर ये जो ओ ए है ये हमारा छोटा हो जाए इस ओ बी से, ध्यान रखना है। अभी क्या है, ओ ए बड़ा है इस ओ बी के डिस्टेंस से, लेकिन अगर ओ ए छोटा हो जाए इस ओ बी से तो हमें पी जो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर ये डिफरेंस आ जाता है बस। लेकिन यहां हमने माना है कि जो ओ ए है ओ बी से बड़ा है, लार्जर है। और यहां तक का हम डिस्टेंस अगर लें, यानी कि ये जो है यहां तक का, तो इसको हम बोल देते हैं बी। ये हमने ए लिया, ओ से ए तक का ए, ओ से बी तक का हमने स्मॉल बी डिस्टेंस ले लिया। और यहाँ पर देखिए जैसे ही ये क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो टेंशन क्रिएट होगी, तो यहाँ पर टेंशन T1 हम ले लेते हैं। अब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यहाँ से इसको खींचेगा, ये जो बैंड जो इसके साथ अटैच होगा, और इस तरफ धकेलेगा, यानी कि यहाँ जो टेंशन क्रिएट होगी वो T2 होगी। T1 जो है ये टाइट साइड के लिए है, यानी कि यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए T1 टेंशन जो है टाइट साइड के लिए है, और T2 जो टेंशन है वो हमारी स्लैक साइड के लिए है अगर क्लॉकवाइज रोटेशन ये ले रहा है। एंगल ऑफ लैप ले लेते हैं। एंगल ऑफ लैप यानी कि इस सेंटर से यहां तक का जहां से ये अटैच है पूरा बैंड, ये जो एंगल है ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लेते ही हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। ये तो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए देखा, इसको ही हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ से जो ये लेंथ L है ये A है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो B हो जाएगी। और यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए अगर आप लेंगे तो यहाँ पर ये जो टेंशन है ये यहाँ अब T2 हो जाएगी, और ये जो टेंशन है यहाँ पर ये T1 हो जाएगी। अब यहाँ T1 किसके लिए थी? टाइट साइड के लिए थी। तो यहाँ पर भी जो T1 टेंशन है टाइट साइड के लिए ही है, क्योंकि ये अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। T2 स्लैक साइड के लिए है, क्योंकि इस बैंड को ये ऊपर की तरफ धकेलेगा। P जो फोर्स है वो वैसे ही आप अप्लाई करेंगे। बाकी के सारे पॉइंट जो है सेम है, वहीं के वहीं है, बस T1 और T2 यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। और थीटा जो एंगल है वो एंगल ऑफ लैप है, तो वो भी यहाँ पर ये एंगल रहेगा थीटा। तो इस तरह से ये सारी चीजें वही सेम रहती हैं। अब अगर हम इसकी मूवमेंट्स को निकालें, अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट्स को निकालें, तो वो हमारे पास क्या आएगी? अब P इस तरफ है, L इस तरफ है, और ये O पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो P डॉट L क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम ले रहे हैं प्लस,
यहाँ पर जो T1 है और ये जो B है, ये भी तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश करेंगे, ये T1 और ये B। तो प्लस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, T1 इंटू B इक्वल टू, अब ये जो T2 है और ये जो A है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो ये क्लॉकवाइज हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये क्लॉकवाइज इसके लिए हम कर रहे हैं। अब अगर हम इसके लिए यही रिलेशन लिखना चाहें, ये हमारे पास होगी P इंटू L प्लस T2 इंटू B, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू T1 इंटू A। अब देखिए ये P इस तरफ है, L इस तरफ है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये हमने इस तरफ लिखा। T2 इस तरफ है, ये B इस तरफ है, तो ये प्लस कर दिया, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन T1 इंटू जो A है, ये इसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो P डॉट L है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं T1A माइनस T2B, यानी कि इसको रिफॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं T2 उस तरफ चला जाए। तो ये रिलेशन हमारी बनती है। अब इनसे हमें समझ क्या आ रहा है इन रिलेशन से, तो हमने एक पढ़ी थी कि सेल्फ लॉकिंग ब्रेक होती है। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कब होती है, जब हमें कोई फोर्स जो है अप्लाई ना करनी पड़े, यानी कि P इक्वल टू 0 हो, कोई भी फोर्स अप्लाई ना करनी पड़े या नेगेटिव हो, तो सेल्फ लॉकिंग हो जाती है। अब इस केस के अंदर देखें, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें फिलहाल, P जो है 0 कब होगी, P 0 तब होगी जब T2A जो है इक्वल टू होगा T1B के, क्योंकि यहाँ T1B और T2A इक्वल हो जाएं तो इस तरफ आएगा या ये इस तरफ जाएगा तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी। या तो ये दोनों इक्वल हो या फिर T1B जो है T2A से ग्रेटर हो, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगी P। तो एक तो इक्वल की बात हो गई या फिर ये ग्रेटर देन हो, तो T1B या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी P या तो 0 आएगी या नेगेटिव आएगी, तभी सेल्फ लॉकिंग होगी। इस केस के अंदर क्या है, अब अगर P की हेल्प कर रहा है, यानी कि इस फोर्स की हेल्प कर रही है कोई फोर्स, जैसे यहाँ प्लस T1B है, ये इसकी हेल्प कर रही है, तो ये सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक होती है। सेल्फ एनर्जाइजिंग यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी हेल्प जो है ये कर रही है फोर्स। हमने ये तो अप्लाई करनी ही थी P फोर्स, लेकिन ये ऐड हो गई इसमें, ये हेल्प कर रही है, तो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक उसको बोल देते हैं। सेल्फ लॉकिंग कब होगी, अगर ये इसके इक्वल होगा या फिर ये से ग्रेटर देन होगा। तो ये हम समझे। इसी तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए देखें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर ये देखिए T1A जो है अगर इक्वल होगा T2B के, यही जो हमने ये बनाई है, तब P 0 आएगा, यानी कि सेल्फ लॉकिंग हो जाएगी। दूसरा, अगर जो यहां पर T2B जो है ये ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि ये ग्रेटर देन हो जाए, तब ये नेगेटिव आ जाएगी, तब ये सेल्फ लॉकिंग होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन बन जाती है। ये किसके लिए, सेल्फ लॉकिंग के लिए। नहीं तो ये हेल्प कर रही है इसकी, प्लस हो रही है इसमें सेल्फ एनर्जाइजिंग है। तो ये समझे हम कि ये तो हो गई हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। तो इस तरह से डिफरेंशियल बैंड ब्रेक के लिए आप मोमेंट निकाल सकते हैं और सेल्फ एनर्जाइजिंग देख सकते हैं और सेल्फ लॉकिंग देख सकते हैं किस कंडीशन में होंगी दोनों रोटेशन के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।